गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके, तो कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे? ओके, तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर डिजाइन कर यस सर। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, कंटिन्यू। तो अब बात करते हैं बोल्ट का हम लोग। जैसे कि एक फ्लैंज कपलिंग हमारा है, तो फ्लैंज कपलिंग में ये जो पार्ट है ये बोल्ट है। तो इसमें नंबर ऑफ बोल्ट 1 2 3 4 ठो यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन कोई सा फिक्स नहीं है कि 4 ठो होगा। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और डायमेंशंस के अकॉर्डिंग और स्ट्रेंथ के अनुसार नंबर ऑफ द बोल्ट होगा वो इंक्रीज हो सकता है। ओके, तो जितना ज़्यादा बोल्ट होगा उसका मतलब समझोगे कि उतना बड़ा डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, उतना ज़्यादा पावर उसको अपना एब्जॉर्ब कर रहा है और उतना उस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहा है उस चीज़ को रोकने के लिए। तो अब हम फोकस करेंगे थोड़ा बोल्ट पे, ताकि बोल्ट एक लास्ट टॉपिक था। ओके, तो क्या होता है बोल्ट? मैंने बोल्ट का एक अलग से डिजाइन सब्जेक्ट पढ़ना है तुम लोग को है, लेकिन इस फ्लैंज में बोल्ट का क्या यूज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक ये हमारा पार्ट हो गया। ये हमारा डायमेट्रिकल साइकिल हो गया है, पी साइकिल। यहाँ पे एक बोल्ट है, एक बोल्ट यहाँ पे भी हो सकता है, एक बोल्ट यहाँ भी हो सकता है, एक बोल्ट यहाँ भी हो सकता है। इससे पूरा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला मेरा है। तो ना होते जब यहाँ पे ये मेरा फ्रेंज है, ये मैं रोटेट कर रहा है। ओके, तो जब ये रोटेट किया तो इसके ऊपर एक कोई ना कोई फोर्स लगा इसके ऊपर। ओके, तो ये फोर्स क्रिएट करने वाला कौन? शाफ्ट। तो शाफ्ट के जरिए इसको क्या किया कि इसके ऊपर एक टॉर्क लगाया, और ये चीज जो बोल्ट है वो अपने अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, ये इस तरह का रोटेट नहीं कर रहा है। ओके, ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ये रोटेट कर रहा। तो बोल्ट का पोजीशन 1 यहाँ पे था, तो आफ्टर सम टाइम ये बोल्ट 1 यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, ये जो बोल्ट था नंबर मान लो 2 बोल्ट, 2 यहाँ पहुंच जाएगा। तो बोल्ट का रिवॉल्यूशन हो रहा है ना कि अपने अबाउट एक्सिस पे। अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता तो हम लोग T बाई आई पी इक्वल टू टाउ बाई आर यूज करते हैं, लेकिन ये दूसरे के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगा P। अच्छा स्टार्ट। क्या आदमी करेगा समझ में नहीं आता। ओके, नेट चला गया था। ठीक है ना, तो नाउ तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कोई फोर्स लगा P। ओके, P फोर्स लगा, तो P जो है यहाँ पे ये फोर्स है, फोर्स ऑन बोल्ट। ओके, तो यहाँ पे कोई सिंगल बोल्ट पे हम फोकस करेंगे, सिंगल बोल्ट पे फोकस करेंगे। और एक चीज और है, क्यों यहाँ पे चीज लिखे थे हम कि नंबर ऑफ द बोल्ट है n, नंबर ऑफ बोल्ट n 3 लेंगे जब डायमीटर ऑफ शाफ्ट 40 mm का होगा, और जब नंबर ऑफ बोल्ट 4 लेंगे जब डायमीटर ऑफ शाफ्ट वो 40 mm से लेके 100 mm के बीच में होगा, और नंबर ऑफ बोल्ट 6 लेंगे जब डायमीटर ऑफ शाफ्ट होता मोर देन 100 mm का होगा। तो ये 3 तरह का डायमेंशन इनको मेंशन
हैंडबुक में किया हुआ होगा तो उस हैंडबुक से वहां पे तुमको यूज करना होगा। लेकिन ज्यादा न्यूमेरिकल जो तुम्हारा आता है डायमेंशन वो 40 से लेके 100 आता है। तो तुम्हारा जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ज्यादा टिपिकल नहीं पूछेगा, इसलिए स्टैंडर्ड के हिसाब से नंबर ऑफ बोल्ट 4, मतलब ये 4 का यूज हम ज्यादा करेंगे। ओके, तो मतलब कि जिसका डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो होगा वो 40 और 100 के बीच में आएगा तो हम नंबर ऑफ बोल्ट 4 लेंगे। अब हाँ, तो इसको सिंगल बोल्ट पे हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं, कोई बोल्ट n है, यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ तुमको n इक्वल टू 4 दिया हुआ होगा। 4 मतलब 4 का मतलब है कि जो शाफ्ट का डायमीटर है वो 40 से लेके 100 mm के बीच का होगा, तब इसमें डिजाइन को n इक्वल टू 4 लिया गया है। तो हम सिंगल फोर्स ऑन बोल्ट पे देखा जा रहा है, तो सिंगल फोर्स ऑन बोल्ट, तो फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे शियर फोर्स जो होगा, शियर स्ट्रेस इन बोल्ट ड्यू टू दिस फोर्स क्या होगा मेरा, तो P इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो यह क्योंकि हम शाफ्ट का डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसके लिए कुछ स्पेशल डायमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे तुम्हारा हैंडबुक में दिखाएगा तुमको उसी बुक को फॉलो करते चले जाना। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हम डी आई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, फॉर द डायमीटर ऑफ बोल्ट। डी आई मतलब हो गया डायमीटर ऑफ बोल्ट। ओके, तो देयरफॉर टाउ इक्वल टू कितना हो गया, 4p एंड पाई डी आई स्क्वायर। ओके, नाउ अब यहाँ पे P क्या है, P फोर्स है, तो P फोर्स कहाँ से निकलेगा, जबकि P फोर्स निकलेगा डायमीटर से, मतलब कि सॉरी टॉर्क से निकलेगा। तो तुम्हारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या, उससे हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि असल में तो फ्लैंज जो मेरा यहाँ पे है, अगर तुम लोग इसको देखोगे कि सब जो भी तुम्हारा निकलेगा, यहाँ से जो डायमीटर शाफ्ट है, तो यहाँ पे जो ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो इसकी रोटेशन से यहाँ पे इसका सीधे यहाँ से तुमको लगेगा, क्या लगेगा, टॉर्क। तो टॉर्क से इस पे जो बोल्ट पे जो फोर्स लगा वो शाफ्ट के रोटेशन से तुमको यहाँ पे फोर्स लगा, तो यहाँ पे तुम्हारा जो टॉर्क होगा वहां से तुमको हम यूज करेंगे फोर्स को। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, P इंटू एंड P इंटू D/2। अब सवाल है कि ये कौन सा D है। अब फिर जाओ पीछे ऊपर की तरफ, ये D कौन सा D होता है, यहाँ पे कैपिटल D, देखो ये D मेरा, ये D क्या, 3 टाइम्स ऑफ D। अब ये D है क्या चीज, थोड़ा सा हम अगर तस्वीर को देखा जाए, हाँ, देखो यहाँ पे डायमीटर दिखा रहा है, ये जो डी है वो यहाँ बोल्ट, इस बोल्ट का इस बोल्ट, मतलब ये जो बोल्ट है इसको बोलते हैं पीच डायमीटर। तो पीच डायमीटर ऑफ द बोल्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलते हैं डायमीटर। तो यहाँ से जो जो शाफ्ट रोटेट किया तो टॉर्क लगाया कितना, D/2। तो D बाई यहाँ हो गया D/2 पर टॉर्क लगाया, तो बोल्ट पे जो टॉर्क लगा वो शाफ्ट से लगा, और शाफ्ट का डिस्टेंस बोल्ट से D/2 हो गया। ओके, ये सब बहुत बेसिक है, मतलब टॉर्क कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे मेरा कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, वो सब चीज। तो देयरफॉर तो तो P इक्वल टू हो जाएगा 2T/D। इस चीज को तुम यहाँ पुट कर दो, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट विल बी 4, P का यूज हो जाएगा 2T/D एंड पाई D स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू, एंड टोटल होगा 8T एंड कैपिटल D एंड पाई DI स्क्वायर। अच्छा, कैपिटल D का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल D का वैल्यू है तुमको 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालना होगा, उसके बाद डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालने के बाद इस यहाँ पे पुट करके तुम्हें शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेना होगा। तो इस चीज में हमें करना क्या चाहिए होगा, क्वेश्चन पे तुम्हारा बोल्ट का स्ट्रेंथ दिया रहेगा, तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। ओके, तो ये हो गया शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ये दिया रहेगा। अगर इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया रहेगा तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड दे देंगे। ओके, एंड देन वी कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द बोल्ट, तो हम डायमीटर ऑफ बोल्ट निकाल देंगे। और अगर बोल्ट नंबर 1 2 3 4 मतलब 5 की यहाँ पे सिंगल बोल्ट पे फोर्स निकाले हैं, तो अगर नंबर ऑफ बोल्ट 4 होगा तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ बोल्ट जितना ज्यादा होगा हमारा तो उसी तो उतना एरिया को भी तो कंसीडर करेंगे कि उतना एरिया पे शेयरिंग होगा। अगर 2 बोल्ट है तो 2 एरिया पे शेयरिंग होगा, 3 बोल्ट है तो 3 जगहों पे शेयरिंग होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग हटाकर कैपिटल एन पुट करते हैं। तो कैपिटल एन, तो कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ बोल्ट। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ शाफ्ट पे। तो एन इक्वल टू 4 लेंगे कब, जब डायमीटर 40 और 100 के बीच में होगा। एन इक्वल टू 3 लेंगे जब डायमीटर 40 से छोटा होगा। एन इक्वल टू 6 लेंगे जब डायमीटर तुमको जो 100 से ऊपर होगा। तो ये सारी चीज तुमको करके हम लोग डायमीटर ऑफ बोल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही एक बोल्ट का एक लास्ट तुमको ये था। उसके बाद तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर हम कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो तुमको इस पे एक न्यूमेरिकल हम करके दिखाते हैं। ओके, कि न्यूमेरिकल क्या क्या है। हम न्यूमेरिकल जो है हम कैसे बनाओगे उसको हम दिखा देते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। तो सबसे पहले मान लो कि एक न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने दिया हुआ है, हम कैसे करते हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल हमने कॉपी किए हैं। सबसे पहले डाटा को हम लिखेंगे, तो हम अपने मन से डाटा को पे लिख के चल जाएंगे कौन कौन डाटा क्या क्या यूज करेंगे हम लोग। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसका कुछ डाटा है हमारे पास है, वो डाटा लिख देते हैं। डाटा ये दिया हुआ है कि पावर दिया हुआ है। ओके, पावर दिया हुआ है 50 किलोवाट का पावर दिया हुआ है। ओके, उसके बाद रोटेशनल जो दिया हुआ है, रोटेशनल स्पीड तुमको दिया हुआ होगा, वो तुमको दिया हुआ है 900 आरपीएम। उसके बाद तुमको दे दिया है सर्विस फैक्टर, वो 1.35 दे दिया। ये सब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से डाटा को हम इस जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, एक जगह हम इसको डाल दे रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद तुमको दिया हुआ है कि परमिसिबल shear stress of shaft। ओके, शाफ्ट का, बोल्ट का एंड की का, ये तीनों चीज का जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है वो तुमको दिया हुआ है 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, तो यहाँ 40 न्यूटन उसके बाद तुमको दिया हुआ है फिर तुमको दिया हुआ परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ फ्लैंज। फ्लैंज का दिया हुआ है 8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, और ये चीज जो है वो इक्वल टू हब। ओके,
ये चीज डाटा हो गया, और तो कुछ उसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ होगा। ठीक है ना, बस इतना ही तुम्हारा डाटा क्वेश्चन पे दिया हुआ होगा कि अब हमको अब फ्लेंज कपलिंग है, मतलब कि फ्लेंज कपलिंग का डिजाइन करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन सब उतारे हैं। पावर दिया हुआ है दिस वैल्यू, रोटेशनल स्पीड दिस, सर्विस फैक्टर 1.35, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द शाफ्ट, रिमेंबर शाफ्ट का दिया हुआ है, बोल्ट एंड की का 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द फ्लेंज एंड हब, ये सबका दिया हुआ 8 न्यूटन पर एम स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ होगा। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, शुरुआत करते वन बाय वन करके हम स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें फ्लेंज को डिज़ाइन करना है। तो फ्लेंज को डिज़ाइन करना होगा तो फ्लेंज का डायमेंशन क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला काम है कि हैंडबुक खोलो, मतलब कि एग्जाम के टाइम की बात करें तो हैंडबुक ओपन करना होगा सबसे पहला काम। हैंडबुक ओपन करने के बाद देखो क्वेश्चन किस पर पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया फ्लेंज से। ठीक है, हैंडबुक ओपन करने पर फ्लेंज का जो चैप्टर है उस पे तुम जाओ। ओपन जैसे चैप्टर पे जाओगे तो तुमको क्या दिखाई देगा, देखो तुमको दिखाई देगा तुम्हें दिखाई देगा इस तरह का चीज। तो सबसे पहले इसको कॉपी करोगे हल्का सा रैंडम, ओके। उसके बाद ये जो डाटा है इस डाटा को उठाओगे, ठीक है ना। तो चलो इस डाटा को हम नहीं उठ पा रहा है, तो ये जितना चीज है इस सभी को उठाएंगे हम लोग, और उठाने के बाद हैंडबुक से, और वो हम अपने क्वेश्चंस के नीचे में लिख देंगे। ठीक है ना, तो हैंडबुक से करके हम सबसे पहले हम लोग पहला काम करेंगे, जो हम लोग डायमेंशन ऑफ फ्लेंज लिखेंगे। पहला काम, तो पहला तो काम होगा कि हैंडबुक खोलना। हैंडबुक खोल के फ्लेंज का चैप्टर पे जाना, वहाँ से डायमेंशन ऑफ फ्लेंज को कॉपी करेंगे। क्या क्या कॉपी है मेरा है, तो डी एच डायमीटर ऑफ द हब कितना होता है 2D। उसके बाद लेंथ ऑफ की या लेंथ ऑफ हब कितना होता है 1.5D, जो हमने यहाँ किया है। कैपिटल डी कितना होना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। जितना तुम आज बस मेंशन किया उसको उतारना। थिकनेस कितना होगा 0.5D। उसके बाद थिकनेस ऑफ द रिम कितना होगा 0.25D। उसके बाद आउटसाइड डायमीटर हो जाएगा 4D प्लस 2T1। ये चीज इतना हम लोग उतार लेंगे। अब उतारने के बाद दूसरा स्टेप, दूसरा काम क्या करना होगा, दूसरा काम करना होगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालेंगे, क्योंकि सब कुछ जो है सब में डायमीटर है। तो अब हमारा काम होगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट को कैलकुलेशन करना है। इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, टाउ इक्वल टू 16T एंड पाई डी क्यू। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। अब इसमें मेरे पास क्या क्या देख लेते हैं। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे टॉर्क को निकालना क्योंकि टॉर्क को निकालना है, ये टॉर्क का होना जरूरी है, शेयर का होना जरूरी, तभी तो मैं डी निकलेगा। तो टॉर्क कैसे निकलेगा, टॉर्क निकलेगा पावर निकलेगा, तो पावर इक्वल टू 2πN/T/60। ओके, पावर दिया हुआ है तो हम लोग सॉल्व करेंगे, टॉर्क निकालेंगे। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा P/60/2πN। तो डाटा पुट कर देते हैं, तो 15 किलोवाट, किलोवाट को चेंज किए हम लोग वाट में, इंटू 60 इंटू 10⁻3, क्योंकि यहाँ पे मीटर को हम चेंज करेंगे में, डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 900 RPM। ओके, RPM यहाँ पे एन को नंबर वोल्ट मत समझ लेना, क्योंकि नोमेकल्चर्स है, साइन को हम एक ही बार ले लिए, यहाँ पे एन को भी ले लिए हैं। तो यहाँ पे एन का मतलब हो गया नंबर रोटेशन। जब सब सॉल्व करेंगे तो काटो, तो कटने के बाद मेरा आएगा टॉर्क इक्वल टू 159,235 न्यूटन ये तुमको निकल गया टॉर्क। जब टॉर्क निकल जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा एक्चुअल में, अब हमारा क्योंकि यहाँ पे सर्विस फैक्टर दिया हुआ है, मतलब टॉर्क जो होता है मैक्सिमम टॉर्क, हम इसमें हमारा कैलकुलेशन ये दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क जो है वो हम 1.35 तक हम बढ़ा सकते हैं।
तो मैक्सिमम जो टॉर्क होगा मेरा वो होगा सर्विस फैक्टर इनटू दिस टॉर्क। ओके, तो 1.35 इंटू 159,235 को कैलकुलेट किए, आंसर आ गया 21,4968 न्यूटन mm। जब ये मेरा टॉर्क निकल गया तो अब हम चल जाते हैं फाइनल इक्वेशन जो हम पुट किए थे शाफ्ट के लिए। टॉर्क इक्वल टू 16t n पाई डी क्यू। तो जितना हम कर रहे हैं बस वो कॉपी में अपना देखते चल जाओगे कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 16t, अब देखो पे टी मुझे पता है, ये पता है, ये कितना दिया हुआ है शाफ्ट के लिए। देखो तुम्हारा क्वेश्चन में तुमको शाफ्ट का दे चुका है, देखो शाफ्ट का दे चुका है कितना, शाफ्ट के लिए दिया हुआ है कितना 40। ओके, तो 40 दिया हुआ है, ये 40 को यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो कर दो 40 इक्वल टू 60 214,968 3.14 डी का पावर क्यू। तो इससे हमारा डी निकल जाएगा। तो जब इसको हम कैलकुलेटिंग करोगे तो तुम्हारा डी का वैल्यू आ जाएगा 13.14, अप्रोक्स हम ले लेंगे 32। ओके, तो ये तुम्हारा निकल के डायमीटर, तुम्हारे यहाँ पे पहला काम स्टेप कंप्लीट, ठीक है ना। अब करना क्या चाहिए कि जो हम लोग फ्लेंज को लिए थे, जो जो हम डायमेंशन लिए थे हम लोग हैं, उसमें सबको पुट कर देते हैं। अब हम लोग इस पे जाते हैं और सभी को निकालते हैं, क्योंकि डी निकल चुका है, डी निकल चुका है 32 mm। ओके, अब इस सबको यहाँ पुट कर दो, तुम्हारा डी एच निकल जाएगा, एल एच सब निकल जाएगा। तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप जो है वो होगा कि जितना भी फ्लेंज का डायमेंशन है उसको हम लिख लेंगे। तो हम लोग जितना भी डायमेंशन है, स्टेप थर्ड, डायमेंशंस ऑफ फ्लेंज जितना भी उसको हम बता देंगे। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं। तो डी एच निकल जाएगा कितना, 2 इंटू 32 इंटू 64 mm। उसके बाद एल लेंथ ऑफ की या लेंथ ऑफ हाउ 15 इंटू 32, सॉरी 1.5, तो 48 mm। कैपिटल डी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, 3 इंटू 32 इक्वल टू 96 mm। थिकनेस डायरेक्ट हम लिख देंगे इसका आंसर में 60 mm। ठीक है, कैलकुलेशन पर करते रहोगे तुम लोग। थिकनेस ऑफ रिम 8 mm और आउटसाइड डायमीटर का रिजल्ट आ जाएगा सीधे 272 mm। अब इतना आ गया। चौथा काम क्या करना है, अब हमें डिजाइन चेक कर लेना है। डिजाइन चेक का मतलब है कि कौन कौन सा पार्ट है उसको चेक करना है कि वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। सबसे पहला हमें शाफ्ट तो रेडी हो गया, अब शाफ्ट के बाद क्या आता है, हब। ओके, हब के बाद फ्लेंज आता है। तो हमें हमें चेक कर लेना होगा हब को। डिजाइन ऑफ हब, अब मुझे हब को चेक कर लेना है, ठीक है ना। तो रिमेम्बर, याद करोगे कि हब, हब के बाद क्या क्या आता है, हब के बाद आता है फ्लेंज जंक्शन। ये सब चीज तुमको हैंडबुक में लिखा हुआ होगा कि हब क्या है, फ्लेंज जंक्शन क्या है। तो अब हब क्या है हमारा है, तो हब का फॉर्मूला क्या क्या होता है, तो टाउ इक्वल टू हब। तो 16 की, क्योंकि हब एक तरह का होलो शाफ्ट होता है, होलो की तरह होता है, तो पाई डी एच का पावर क्यू इंटू डी बाई डी एच का पावर 4। ये फॉर्म होता है फॉर हब, क्योंकि हब हमारा होता है ऐसा। तो ये डायमीटर हो गया, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, और ये हो गया आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब, तो डी एच। ओके, तो सबको पुट करो।
तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास टॉर्क पता है, डीएच पता है, डी पता है, सबको पुट करो। जब सबको पुट करेंगे तो मेरा इसका रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन करने पर, वो आएगा 4.45 न्यूटन पर mm²। ये आया मेरा कैलकुलेशन। और कंपनी का क्या रिजल्ट था कि कंपनी कह रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो होगा वो हब का कितना होना चाहिए, 8। तो 8 होना चाहिए हब का, और आ रहा मेरा कितना है, 4 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब है डिजाइन मेरा सेफ है। ओके, तो मेरा हब जो है इस सेफ। तो हब मेरा सेफ है क्योंकि लिमिट के अंदर आ रहा है। अगर इसका वैल्यू 9 आ जाता तो ये वैल्यू इससे एक्सीड कर जाता, तो मतलब होता कि चीज हमारा ब्रेक हो जाता, टूट जाता। ओके, तो ये हमारा चेकिंग हो गया कि ये हमारा डिजाइन सेफ है, तो ब्रेक होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, अगला चेक करो उसको हमको। अब जंक्शन से टूटे कि नहीं टूटेगा चेक कर लेना हमको। तो जंक्शन किसको बोलते हैं हम लोग हैं, जंक्शन कहाँ गया, देखो ये था मेरा जंक्शन, इसको बोलते हैं जंक्शन। ये हब का चेक कर लिए हैं हम लोग हैं। अब जंक्शन है मतलब फ्लेंज और हब के बीच का जंक्शन। अब इसको चेक कर लेना है कि ये हमारा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो चेक करते हैं हम लोग हैं इसके लिए, मतलब प्लेन जंक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टाउ फ्लेंज जंक्शन 2t पाई डी एच स्क्वायर एंड टी। रिमेम्बर ये सब फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, कहाँ पे निकाले हैं वो भी दिखा देते हैं। तो जब हम लोग ऊपर की तरफ गए थे, ये यहाँ पे देखो ये चीज जंक्शन के लिए 2t बाई दिस वैल्यू। ओके, तो उसी चीज को पुट किए हम लोग हैं। तो पुट करने पर कितना, जस्ट कुछ चेक करो यहाँ पे कितना, 2t का वैल्यू 21496 पाई का वैल्यू 3.14, डी एच का वैल्यू 64 का स्क्वायर, एंड थिकनेस कितना हो गया 6। ओके, तो ई टी क्या थिकनेस हो गया, ये कहाँ से निकला, ये हमको निकला ऊपर से, जो हम लोग फ्रेंच का भी निकाले थे हम लोग। देखो यहाँ पे ये टी हो गया थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। ओके, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 2.089 पर mm²। तो क्या देख रहे हैं कि इसका भी वैल्यू जो हो रहा है वो मेरा लिमिट के अंदर आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली दिया हुआ कितना था फ्लेंज का 8, आ रहा मेरा 2.0, तो 2.08 न्यूटन पर mm² इज लेस देन 8 न्यूटन पर mm²। ओके, तो इट इज सेफ, मतलब हमारा डिजाइन सेफ है, तो फ्लेंज से भी नहीं टूटेगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब आगे आते हैं तो क्या देखते हैं, फ्लेंज, मतलब फ्लेंज के अंदर क्या, बोल्ट। ओके, तो अब हमको चेक करना है बोल्ट पे, तो मतलब 4 नंबर बोल्ट को जब फोकस करो, तो बोल्ट को अभी हम करके दिखाए हैं। तो क्या था, टॉर्क shear strength इन द बोल्ट इक्वल टू 8d पाई डी एन डी का स्क्वायर। अभी फॉर्मूला निकाले थे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम एन कितना लोगे, 8 हो गया, 8
टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो गया 214968, पाई का फॉर्मूला 3.14, कैपिटल डी कितना लेंगे हम लोग हैं 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर शाफ्ट 96। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट, यहाँ पे जो नंबर ऑफ बोल्ट कितना होगा, देखो डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना आ रहा मेरा आ रहा है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट में कितना आया था, वो आया था 32। ओके है, तो डायमीटर ऑफ नंबर ऑफ बोल्ट हम कितना ले सकते हैं, नंबर ऑफ 3। ओके है, तो 3 भी ले सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। स्टैंडर्ड अगर तुम चाहोगे कि अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए 4 भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 3 करोगे एंड देन डी आई का स्क्वायर। अच्छा ये कितना दिया हुआ बोल्ट, इसका कितना दिया हुआ स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कितना दिया हुआ मेरा है, देखो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट दिया हुआ 40, ठीक है ना, तो हम 40 को यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 40 पुट किए, 40 इक्वल टू 8 इंटू 21496 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 96 इंटू 3 इंटू डी का स्क्वायर। जब सॉल्व कर देंगे तो मेरा डायमीटर निकल जाएगा मेरे यहाँ से, तो डी इक्वल टू 5.97 mm अप्रॉक्स टू 6 mm, तो डायमीटर ऑफ द बोल्ट होगा वो तुम्हारा आ जाएगा 6 mm। तो बोल्ट कैसा होता है, बोल्ट हमारा ये बोल्ट हो गया। ओके, ये बोल्ट का डायमीटर हो गया 6 mm का बोल्ट हम यूज करेंगे इसके डिजाइन को। ओके, लास्ट में ये बताना है कि की का क्या डायमेंशन होगा, तो की का क्या डायमेंशन अब लेंगे हम लोग, तो डायमेंशन ऑफ द की, तो डायमेंशन ऑफ की क्या है, अब देखो की का यहाँ पे कहीं पूछा नहीं बताया गया कि की कैसा है, तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि ये मान लेते हैं इजी कैलकुलेशन करने के लिए कि की जो मेरा है वो स्क्वायर की है। ओके, की कैसा है, स्क्वायर की मानते इजी कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि हमें की पे तो करना है नहीं, मुझे तो करना फ्लेंच पे है, तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग हैं, और कोई जूम नहीं करेगा तो वो बना सकता है रेक्टेंगल, लेकिन थोड़ा सा एक कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी चल जाएगा मेरा, क्योंकि अगर स्क्वायर मानेंगे तो क्या होगा कि b इक्वल टू एच इक्वल टू डी बाई 4 होता है, तो ये हो गया मेरा b, ये हो गया हाइट, ये हो गया लेंथ ऑफ द की, तो ये b बाई एच, b और h स्क्वायर है, स्क्वायर किया तो d बाई 4 निकल जाएगा, तो कितना निकल जाएगा मेरा d, तो 32 का 4 इंटू 8 mm, तो तुम्हारा b निकल गया, तुम्हारा हाइट निकल गया, जब सब कुछ निकल गया तुम्हें क्या कर लेना होगा, तो लेंथ निकाल लेना होगा, तुम्हारा कितने लेंथ का तुम्हारा ये डायमीटर होगा। ओके, तो कैसे निकालेंगे, मेरे पास दो फॉर्मूला होता है, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द की इक्वल टू 2t बी डी इंटू एल, ठीक है ना, अब हमारे पास ये चीज आ गया है, तो हम चाहेंगे तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द की, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द की क्या दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो देख चेक कर लेते हैं कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ की दिया है कि नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं भी देखो दिया हुआ शियर स्ट्रेंथ ऑफ की दिया हुआ है 40 mm का, तो बस 40 mm को पुट कर देंगे यहाँ से, तो हमारा लेंथ निकल जाएगा, तो 40 इक्वल टू 2, टॉर्क का फॉर्मूला कितना था मेरा 21496 डिवाइड बी एंड डी एंड एल, तो बी कितना हो गया 8, डायमीटर हो गया 32 एंड लेंथ, तो लेंथ को कैलकुलेट करो, लेंथ का जो भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना आएगा, लेंथ का आंसर कैलकुलेशन नहीं किए हैं, 2 इंटू 2 1496 डिवाइड बाई 40 इंटू 8 इंटू 32, तो इसका लेंथ का भाई तुम्हारा कितना लगभग तुम्हारा 43
से लेके 45 mm के बीच में इसका डायमेंशन आ जाएगा। एक बार कैलकुलेटर पकड़ चेक कर सकते हो कितना तुम्हारा लेंथ है, इतना लेंथ का तुम्हारा डायमेंशन होगा। ओके, तो जो की का जो डायमेंशन होगा वो तुम्हारा होगा 8 इंटू 8 इंटू 45। तो क्योंकि स्क्वायर की हमने एज्यूम किया था, इस हिसाब से तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, तो ये था फ्रेंच कपलिंग पे तुम्हारा डिजाइन करना। ठीक है, कैसे डिजाइन करते हैं, बहुत से सिंपल तरीका से तुम यहाँ पे हम यूज किए हैं, बहुत चीज को हम यहाँ पे इग्नोर कर दिए हैं, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था तुमको, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल स्टेप उठाकर हमें तुम्हें सॉल्व कर दिए हैं, ताकि तुमको न्यूमेरिकल बनाने वक्त तुम्हें समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ओके, तो ये तुम्हारा फ्रेंच कंपनी का ये था। कुछ क्वेश्चंस है तो आपको यहाँ पे आगे पूछो, नहीं तो नेक्स्ट डे हम, क्योंकि फ्रेंच कंपनी पर ज़्यादा अब यहाँ काफ़ी है, अगला दिन हम कुछ न्यू चैप्टर के साथ, हम कुछ न्यू डिज़ाइन के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड लगा दे तो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए क्या? सर? वहाँ पे 3 बोर्ड लगाए थे ना, बोर्ड, हाँ हाँ तो इस न्यूमेरिकल में हाँ वहाँ हाँ। पे अगर हम 4 बोर्ड लगा दे तो सर ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर तो जो कोई कंपनी दिया हुआ है स्ट्रेस, उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कोई देखो, अगर तुम 4 तो बोल्ट यूज करोगे तो तुम्हारा क्या कि कॉस्ट ऑफ बोल्ट तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इतना ये है कि हाँ जो स्ट्रेंथ, जो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, तो चारों बोल्ट ना अपने आप को लेगा। जैसे यस सर। मान लो कि 3 बोल्ट को तुम जोड़ रहे हो, उसके जगह पर तुम 4 बोल्ट यूज करोगे, मतलब कि जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन वो बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक है तुम्हारा एक का बोल्ट का जो डायमीटर को, वो तुम्हारा कम डायमीटर वाले में भी काम कर सकते हो। अगर हम 3 यस सर। बोल्ट यूज करें तो डायमीटर थोड़ा बड़ा यूज करना पड़ेगा, जब बड़ा यूज करते हैं ऑटोमेटिक उसका कॉस्ट भाग जाएगा।